हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने ली है वो है सरकारी संपत्तियों से 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है और जो ये योजना चलेगी वो होगी NMP यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। केंद्र सरकार 4 साल में सरकारी संपत्तियों से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। इस दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना पेश की है। इसके तहत सरकार वित्त वर्ष 2011 से 22 और 24 से 25 तक पैसेंजर ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सड़क, स्टेडियम, बंदरगाह और सरकारी आवासीय कॉलोनियों से कमाई करेगी। यह निजीकरण या विनिवेश से अलग प्रक्रिया होगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो स्वामित्व होगा, जो मालिकाना हक होगा, वो तो केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, लेकिन जो संपत्ति होगी वो लीज पर दी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से लाल किला आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया है लीज पर, संपत्ति वो भले केंद्र सरकार की है लेकिन लीज पर दिया गया है उसके रखरखाव के लिए, उसी तरह से इन जगहों को भी लीज पर दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह योजना केवल ब्राउन फील्ड स्टेट्स के लिए है। अब ये ब्राउन फील्ड स्टेट्स क्या होते हैं? देखिए, ब्राउन फील्ड स्टेट्स उन परिसंपत्तियों को कहा जाता है जिसमें निवेश हुआ है लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही हैं, यानी कि उतने उनसे कमाई नहीं हो पा रही है, साथ ही सही तरह से रखरखाव व उपयोग भी उसका नहीं हो पा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के पूरक की तरह होगी। इससे जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में होगा। अब इन स्टेट से होगी कमाई, ये देख लेते हैं। NMP के तहत नई और मौजूदा सड़कों से 1.6 लाख करोड़ जुटाने की तैयारी है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के हाथ में होगी। इसके तहत टोल ऑपरेटर ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का तरीका अपनाया जा सकता है। रेलवे से जुड़ी 1.52 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स निजी हाथों को दिए जा सकते हैं, जिसमें 400 रेलवे स्टेशन, 900 पैसेंजर ट्रेन और 15 लाख स्टेडियम व कॉलोनियां शामिल हैं। रेलवे के 265 गुड्स शेड और 4 हिल रेलवे भी इसमें शामिल हैं। पावर ट्रांसमिशन के 45,200 करोड़ रुपए और पावर जनरेशन के 39,832 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को निजी संपत्तियों को दिया जा सकता है, निजी कंपनियों को दिया जा सकता है। इसी तरह 24,462 करोड़ रुपए में 8,154 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन व 22,504 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स पाइपलाइन संपत्तियां भी लीज पर दी जा सकती हैं। दूरसंचार क्षेत्र में 35,100 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां भी NMP का हिस्सा होंगी। इसमें BBNL व BSNL के मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर एसेट्स भी शामिल हैं। 28,900 करोड़ रुपए के वेयर हाउसिंग स्टेट्स, 28,747 करोड़ रुपए के माइनिंग, 20,782 करोड़ रुपए के एविएशन, 12,828 करोड़ रुपए के बंदरगाह और 15,000 करोड़ रुपए के शहरी आवासीय एसेट्स भी कमाई का रास्ता बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि बिहार को उम्मीद, जातिगत जनगणना पर गौर करेंगे प्रधानमंत्री। जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मुलाकात को सार्थक बताया और 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से जातिगत जनगणना कराए जाने का आग्रह किया है। इसके लिए कुछ तर्क भी दिए गए हैं। बाद में सभी दलों के नेताओं ने कहा कि बिहार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने यानी कि उनके आग्रह पर गौर करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी बातें गौर से सुनी हैं और उन्होंने जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया है। भाजपा के भी कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। देखिए, अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उस पर अब सरकार
एक्शन में है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी जब तक वहाँ पर कोई शांति प्रक्रिया बहाल नहीं हो जाती है। उसी के तहत ये सर्वदलीय बैठक गुरुवार को बुलाई गई है। अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गुरुवार को होने वाली इस बैठक में संसद में सभी दलों के नेता शामिल होंगे, जिन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के ताज़ा हालात, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए उठाए गए कदमों और तालिबान के कब्जे के बाद बदले वैश्विक राजनीतिक समीकरण के बारे में जानकारी देंगे। नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर का किया उद्घाटन। दिल्ली को प्रदूषित हवा से मुक्ति दिलाने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वालों को बधाई देते हुए कहा कि इससे जो सुधार होगा वो अमेरिका की तकनीक से बना है ये टावर और प्रदूषण की मात्रा कम करेगा। पायलट आधार पर शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के नतीजे बेहतर रहे तो पूरे दिल्ली में ऐसे टावर लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि सरकार के स्तर पर देश में पहली बार स्मॉग टावर का निर्माण कराया गया है। केजरीवाल ने कहा कि आज तक देश में ऐसा टावर लगाकर प्रदूषित हवा को साफ करने का प्रयास नहीं किया गया है। हमारा यह नया कदम मील का पत्थर साबित होगा। यह टावर ऊपर से प्रदूषित वायु को सोख कर पंखों के जरिए फिल्टर करके नीचे से शुद्ध वायु छोड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आईआईटी दिल्ली और मुंबई के विशेषज्ञ विश्लेषण करके बताएंगे कि यह स्मॉग टावर प्रदूषित हवा को साफ करने में कितना प्रभावी है। नेक्स्ट न्यूज है कि जातिगत जनगणना हुई तो आरक्षण को लेकर भी बढ़ेगा दबाव। जातिगत जनगणना की मांग वैसे तो कोई नई नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसे समय समय पर तूल दिया जाता रहा है। हालांकि सरकारों को और नीति निर्माताओं ने इस मांग को कभी तवज्जो नहीं दिया है। इसकी बड़ी वजह देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का डर है। वैसे भी जाति पंथ में बंटवारे समाज को पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सरकार ने अपने प्रयासों से करीब लाने की कोशिश की है, वह जातीय जनगणना के बाद फिर से बिखर जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा आरक्षण को भी नए सिरे से तय करने की नई मांग जोर पकड़ेगी। इसे लागू करने का दबाव भी बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत के रास्ते तालिबान में शामिल हो सकते हैं बांग्लादेशी, बीएसएफ अलर्ट पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश के कई कट्टर मानसिकता वाले युवक भारत के रास्ते अफगानिस्तान जाकर तालिबानियों के साथ मिल सकते हैं। इसको लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। बीएसएफ के दक्षिण सीमांत कोलकाता के डीआईजी व प्रवक्ता सुरजीत सिंह गुलेरिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि अब तक ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जब से बांग्लादेश के उच्चाधिकारियों ने इस आशंका की जानकारी मिली है, तब से बीएसएफ ने और सतर्कता बढ़ा दी है। इससे पहले ढाका के पुलिस कमिश्नर शफीकुल इस्लाम ने कहा था कि कुछ युवक इसी बीच भारत होकर अफगानिस्तान के लिए निकल चुके हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने वहां हिरासत में ले लिया है, लेकिन शफीकुल ने हिरासत में लिए गए युवाओं की संख्या नहीं बताई है। बांग्लादेश पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि तालिबान अभी सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि तालिबान ने 20 साल बाद अति शक्तिशाली अमेरिका को परास्त किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि दक्षिण चीन सागर में भारत और फिलीपींस ने किया सैन्य अभ्यास। दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी को नकारते हुए भारत ने सोमवार को फिलीपींस की नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। इसी तरह का अभ्यास भारत ने 5 दिन पहले वियतनाम की नौसेनाओं के साथ किया था। फिलीपींस के साथ अभ्यास में भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस रणविजय और गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कोरा ने भाग लिया। फिलीपींस की ओर से उसके नौसैनिक फ्रिगेट बीआरपी एंटोनियो लूना ने भाग लिया। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर के पूर्वी हिस्से में हुआ, जिसे पश्चिम फिलीपींस सागर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण चीन सागर के हिस्से में ही भारत ने वियतनाम के साथ 18 अगस्त को सैन्य अभ्यास
किया था। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मेघवाल ने कहा कि कई तरह की कार्रवाई वाले इस अभ्यास से दोनों नौसेनाएं संतुष्ट रहीं। नेक्स्ट न्यूज है, आर्मी 2021 में भारत ने रखे अपने विश्व स्तरीय हथियार। रूस की राजधानी मॉस्को में लगी हथियारों की प्रदर्शनी इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 में भारत ने अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस और अर्जुन टैंक समेत कई हथियार दुनिया के सामने प्रदर्शित किए हैं। इस तरह की प्रदर्शनी में ही दुनिया के देश अपने हथियार प्रदर्शित करते हैं और उनके लिए ग्राहक तलाशते हैं। आयोजन 28 अगस्त तक चलेगा। आर्मी 2021 में भारत ने अपने वे हथियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए हैं जिन्हें वह निर्यात के लायक मानता है। ये वे हथियार हैं जो गुणवत्ता के मामले में अपनी श्रेणी के अन्य देशों के हथियारों से टक्कर लेते हैं और उनसे बेहतर हैं। इन हथियारों और उपकरणों में LCA तेजस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, 8X तोप जिसकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक है, अर्जुन टैंक 1A हेलेन और नाग सर्विलांस रडार रोहिणी और फायर कंट्रोल रडार प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आकाश मिसाइल भी प्रदर्शनी में रखी गई है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल सुशासन की प्रतिमूर्ति का अवसान यानी कि कल्याण सिंह के बारे में बताया गया है। उन्होंने किस तरीके से राम मंदिर का जो आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों के लिए कई जन कल्याण योजनाएं चलाई थीं। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए उन्होंने जो कोष स्थापित किए थे, इन सब के बारे में इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है। हालांकि ये आर्टिकल इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, सियासी शस्त्र न बने जातीय जनगणना, और यह आर्टिकल लिखा है जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्था प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जहां तक देश में जातिगत जनगणना की बात है तो यह एक औपनिवेशिक देन है। जब अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने भारत में सत्ता स्थापित की थी तो उन्हें शासित करना है, उन्हें जानो मतलब जिसको शासित करना है, जिस पर राज करना है, उनको जानो की नीति के तहत ही पहली बार भारत में एक वृहद जनगणना की परियोजना प्रारंभ की गई थी। जनगणना आंकड़े, अभिलेख और कठोर नियंत्रण के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने आधिपत्य को मजबूत किया। इसी के तहत उन्होंने जातीय जनगणना भी शुरू की। अब जब अंग्रेजी शासन ने भारत में जातीय जनगणना की परंपरा प्रारंभ की तो अपनी जातीय अवस्थिति को कुछ ने ऊंचा करना चाहा तो कुछ ने ऊंचे करने के प्रयास का विरोध भी किया है। यहाँ हम भारत में जनगणना के इतिहास को लेकर याद कर रहे हैं क्योंकि अतीत हमें वर्तमान में क्या करें क्या ना करें की सीख भी देता है। कोई भी जनगणना सत्ता एवं शासन को वह आंकड़े देती है जिसके आधार पर विकास की नीतियां बनाने में हमें मदद मिलती है। लेकिन क्या आज के संदर्भ में जातीय आंकड़े हमें नीतियां बनाने में मदद कर पाएंगे? भारत में करीब 3000 जातियां एवं उपजातियां हैं। जनतांत्रिक स्रोतों एवं विकास योजनाओं का समायोजन इतनी बड़ी जातीय इकाइयों में कैसे संभव है? फिर तो अगड़ी जातियों, ओबीसी एवं अनुसूचित जातियों की जनगणना ही शायद इस जटिलता का समाधान कर पाए। यह ठीक है कि जाति आधारित जनगणना के आधार पर देश में जनतांत्रिक चुनावी अवसरों एवं विकास परक योजनाओं का वितरण संख्या बल के आधार पर करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ राजनीतिक मान रहे हैं कि जातीय जनगणना से भारत में समरसता आएगी, लेकिन गहरे अर्थों में देखें तो इतनी बड़ी संख्या में जातियों को जातीय इकाई के आधार पर संतुलित विकास एवं हिस्सेदारी देना आसान नहीं होगा। अगर कोई जनगणना संख्या बल के साथ ही सामाजिक आर्थिक अवस्थिति एवं विकास के स्रोतों का आकलन करती है तो वह हमें अपने गवर्नेंस को समावेशी बनाने में मदद करेगी। वहीं यदि हम मात्र संख्या ही गिनने में लिप्त रहेंगे और उसके समाजशास्त्र को विमर्श में नहीं लाएंगे तो संख्या का सियासी खेल समाज में भयानक असंतुलन को जन्म
दे देगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जातिगत जनगणना का आग्रह। ये भी वही आर्टिकल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि 21 दिनों के भीतर आयकर पोर्टल ठीक करे इन्फोसिस। ये स्टेटमेंट दिया है निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बने पोर्टल में आ रही खामियों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस से दो टूक कहा है कि हर तरह की समस्या का समाधान 15 सितंबर तक हो जाना चाहिए। बता दें कि सोमवार को कंपनी के सीईओ सलील पारेख को वित्त मंत्रालय ने तलब किया था, जहां उनकी टीम की मुलाकात वित्त मंत्री के साथ हुई है। बैठक में निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस की टीम से कहा है कि सामान्य आयकर दाताओं को टैक्स रिटर्न भरने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे अब ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में कंपनी को हर समस्या का समाधान 15 सितंबर तक हर हाल में करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब होगी यूसीबी की निगरानी। पंजाब व महाराष्ट्र बैंक की गड़बड़ियों के सामने आने के बाद आरबीआई और केंद्र सरकार ने शहरी सहकारी बैंक यानी कि यूसीबी में सुधार की जो कवायद शुरू की थी उसे अंजाम तक पहुंचाने की कवायद तेज होने जा रही है। अगर केंद्रीय बैंक की चली तो देश के शहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम 300 करोड़ के पूंजी आधार वाला एक शीर्षस्थ संगठन बनाया जा सकता है। यह संगठन या निकाय शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर में एक स्वनियामक एजेंसी के तौर पर काम करेगा। यह समूचे शहरी सहकारी बैंकिंग सेक्टर में छोटे छोटे यूसीबी में एकीकरण करने और उन्हें एक बड़े बैंकिंग कंपनी के तौर पर स्थापित करने में मदद कर सकता है। शहरी सहकारी बैंकों की दशा सुधारने पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सोमवार को आरबीआई ने सार्वजनिक किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज से कि पैरा एथलीटों के महाकुंभ का आगाज आज। ओलंपिक में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भारत की नज़रें मंगलवार से यहाँ शुरू हो रहे यानी टोक्यो में शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर टिकी है। उम्मीद है कि 54 खिलाड़ियों का दल देश को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली बार दोहरे अंक में पदक दिला सकता है। रियो 2016 पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता स्टार भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया और ऊंची कूद के स्टार मरियप्पन थंगावेलू भारत के अब तक के सबसे बड़े दल की अगुवाई करेंगे। भारत को इन खेलों में 5 स्वर्ण पदक सहित कम से कम 15 पदक की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के कारण पैरालंपिक का आयोजन कड़े सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के बीच हो रहा है। भारत पैरालंपिक में 9 खेलों में हिस्सा लेगा। महामारी के कारण कुछ देशों ने पैरालंपिक से हटने का फैसला किया है। तो ये आज का 24 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।